Hello, my dear friends. I welcome you all to the official YouTube channel of CAPF Mentors, powered by Nimbus Defense Academy. My dear friends, इंतजार की घड़ी हुई खत्म। 2025 मार्च जैसे ही एंट्री होती है 2025 की 5th ऑफ मार्च, जी हाँ 5th ऑफ मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज किया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन था वो आ चुका है और टोटल 357 सीट्स हैं, जिसमें सीआरपीएफ इस बार लीड कर रहा है हमेशा की तरह। ठीक है, 200 प्लस सीट्स हैं वहां पर। ठीक है, सीआईएसएफ में लगभग 100 के आसपास सीट्स सीआईएसएफ में भी हैं। ठीक है, तो चलिए एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो हम लोगों का है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो उसका हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन का। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं हम लोग डिस्कस। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का, वो लास्ट डेट कब है आपका? वो है 25 ऑफ मार्च, 25 मार्च। ठीक है, 5th को नोटिफिकेशन आया है, 25 मार्च है, यानी कि आपके पास 20 दिन का विंडो है, 20 डेज का विंडो है आपके पास एप्लीकेशन को फिल करने का, फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, चलिए और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट की बात करें, कहां से आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा यूपीएससी का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.upsc.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से जाकर के हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं असिस्टेंट कमांडेंट में। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म वहां पर आपको मिलेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अच्छा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो लाइफ टाइम में एक बार होती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप सही तरीके से करें, उसमें कोई गलती, कोई मिस्टेक होने के चांसेस ना हो। इन केस अगर कोई गलती हो भी जाती है ना, तो उसका भी रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। हम लोग उसके बारे में भी यहां पर अभी इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा, हर चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं आज के इस डिस्कशन में। ठीक है, तो बात आती है हाउ टू अप्लाई का। ऑनलाइन केवल अप्लाई होगा, ऑफलाइन एप्लीकेशन यहां पर एक्सेप्टेड नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना है। ठीक है, ओटीआर हैज टू बी रजिस्टर्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, जैसा कि अभी मैंने कहा कि केवल एक बार लाइफ टाइम में ओटीआर होगा आपका। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना है हम लोगों को फिल। अब बात करते हैं कि अगर ओटीआर में कोई गलती हो जाती है, जैसा कि अभी मैंने कहा कि भाई लाइफ टाइम में एक बार होना है, तो इसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बट इन केस अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसको हम लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे? तो मॉडिफिकेशन इन ओटीआर, उसका भी एक रजिस्ट्रेशन है। कैसे है, आइए देखते हैं कि अगर किसी को ओटीआर में अगर किसी की गलती हो जाती है, तो वो क्या करेगा? द ऑप्शन टू चेंज इन ओटीआर फाइल डेटा शैल बी अवेलेबल टिल एक्सपायरी ऑफ 7 डेज फ्रॉम द नेक्स्ट डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन विंडो ऑफ हिज और फाइनल एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन। ठीक है, 7 दिन तक जो है वो विंडो खुला रहेगा ओटीआर के मॉडिफिकेशन के लिए। कह रहा है द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल आर एडिटेबल, जिसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, किन किन चीजों को आप एडिट कर सकते हैं उसका जिक्र यहां पे कह रहा है कि भाई जो आपका ओटीआर प्रोफाइल है उसमें एडिटेबल है। कौन कौन सी चीजें हैं एडिटेबल? अंटिल द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देयर आफ्टर, ड्यूरिंग द करेक्शन विंडो। कौन कौन सी चीजें हैं? कभी आपने नाम चेंज किया है, जेंडर, माइनॉरिटी स्टेटस और क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर। इसके बाद द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड, बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाती है, टू मेक एनी चेंजेस इन द कॉलम्स रिलेटिंग टू द फॉलोइंग एंट्रीज इन द ओटीआर प्रोफाइल। ओटीआर प्रोफाइल में अगर आप नाम गलत लिखते हैं, चेंज नहीं हो पाएगा। डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर कंडीशनल है। ठीक है, मोबाइल नंबर के बारे में बात करेंगे हम। अच्छा, मोबाइल नंबर के साथ साथ ना एक ईमेल आईडी भी है। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में क्या है कि आपको कोई एक जो है वो तो वैलिड रखना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर ईमेल आईडी आपका बंद हो जाता है, फोन अगर आपका एक्टिवेटेड है तो ओटीपी फोन पे जाएगा। अगर फोन आपका बंद हो गया, ईमेल आईडी आपका एक्टिवेटेड है, तो ओटीपी आपका ईमेल आईडी पे जाएगा। और अगर दोनों बंद हो गया उस केस में क्या करेंगे, उसका भी डिस्कशन अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, आइए वही चीज कहा जा रहा है, इफ अ कैंडिडेट हैज लॉस्ट एक्सेस, अगर बंद हो जाता है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आपका बंद हो गया, यानी कि यू हैव लॉस्ट द एक्सेस ऑफ योर registered mobile number, then what do you need to do? What you need to do, he or she has the access of his registered email ID. email ID का एक्सेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसमें जो है सो वहां से जाकर के आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी जो है वो आपका आएगा ईमेल आईडी पे। एंड इन केस यू हैव लॉस्ट एक्सेस टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, देन यू मस्ट हैव योर एक्सेस टू द रजिस्टर्ड फोन नंबर। ठीक है, द ओटीपी विल बी सेंट टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी जाएगा, उसके हेल्प से आप जो है सो मॉडिफिकेशन
कर पाएंगे। हाउएवर आगे क्या कह रहा है वो समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। हर एक चीज को अच्छे से समझते चलिएगा, मैं हर एक चीज को कवर करने की यहां पे कोशिश कर रहा हूं। कह रहा है कि हाउएवर अगर यू हैव लॉस्ट द एक्सेस टू बोथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, अगर दोनों का एक्सेस अगर आपका खत्म हो जाता है, देन द कैंडिडेट विल हैव टू सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कमीशन। यूपीएससी को आपको एक रिक्वेस्ट भेजना होगा फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस एट द ईमेल आई, एट इस ईमेल आईडी पर आप मेल करेंगे और आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं यहां पर मेल करके कि हाँ भाई साहब मेरा जो है सो मॉडिफिकेशन के लिए, ओटीआर में मॉडिफिकेशन के लिए जो चीजें हैं, मतलब फोन नंबर और ईमेल आईडी को चेंज करने के बारे में, ठीक है। कह रहा है अलोंग विद द 4 डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बना करके अटैच करके आपको मेल करना होगा इस वाले मेल पे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है मैट्रिकुलेशन का वो, आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन शॉर्ट योर आइडेंटिटी कार्ड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका हाल फिलहाल का होना चाहिए एंड अंडरटेकिंग इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स 7। आगे स्क्रॉल करके नीचे हमको अपेंडिक्स 7 मिलेगा, उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में हमको इस चीज को फिल करके और इस ईमेल आईडी पे हमें भेजने की जरूरत है। इफ अ कैंडिडेट लूजेस हिज एक्सेस टू बोथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, इन दैट वेरी केस ओनली इट इज रिक्वायर्ड, राइट। चलिए इसके आगे हम और आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किस चीज के बारे में? ओटीआर प्रोफाइल के बारे में। कह रहा है कि दिस विंडो विल रिमेन ओपन फॉर 7 डेज, 7 दिन तक। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि भाई 7 डेज तक इसका विंडो ओपन रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द सेम, फ्रॉम 26 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक। मतलब 25 मार्च जो है वो क्या है आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन का है, ठीक है। 25th of March is the last day of filling up of your application form. Then from the very next day, that means from 26th of March to 1st of April, 7 days का ये विंडो है। इस विंडो में आप मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। कह रहे हैं ना मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म में आप मॉडिफिकेशन आप इतने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी बातें यहां पर हुई हैं। विड्रॉल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, एग्जामिनेशन दो, एग्जामिनेशन देना चाहिए। एवरी अपॉर्चुनिटी काउंट्स, हर एक अपॉर्चुनिटी का तुम फायदा उठाओ, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने कह दिया है भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है, 25th of March इज द लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑफ फॉर्म। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1800 आवर्स। 1800 आवर्स ये टाइम याद रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि रात के 12 बजे तक वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दैट मींस 2359, ठीक है, 2359 आवर्स तक लोगों को लगता है कि फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दैट मींस कि 11:59 PM तक ऐसा लगता है कि लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं, इट इज नॉट सो। टाइम क्या है? 1800 आवर्स, मतलब शाम के 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक ही फॉर्म फिलअप हो पाएगा। तो डोंट बी लेट, लेट होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां से काम हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। रॉन्ग आंसर्स के लिए क्या पेनल्टी है? पेनलाइजेशन है। पेनलाइजेशन स्कीम बताया गया भाई 1/3 होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है यहां पर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। किस तरीके से होने वाली है इसका पूरा एलेबोरेटेड डिस्कशन हम लोग अभी आगे करने वाले हैं, राइट। ओएमआर शीट को फिल करने का क्या तरीका है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करना है। देख लीजिए यहां पे पेंसिल यूज नहीं करना है, मस्ट यूज ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली। आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, गजेटेड ऑफिसर बनने वाले हैं, और अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ब्लू पेन यूज कर सकते हैं या नहीं। नो नीड टू आस्क सच सिली क्वेश्चंस, राइट। आप रिस्पॉन्सिबल बनिए, है ना। आपको जब कह दिया गया है कि यू नीड टू यूज, यू मस्ट यूज, यू हैव टू यूज ओनली एंड ओनली ब्लू बॉल पॉइंट पेन ओनली, देन यू नीड नॉट यूज एनी अदर पेन, राइट। चल फिर कह भी रहा है भाई साहब कि यू नीड नॉट यूज एनी पेंसिल और इंक पेन। पेंसिल इंक पेन को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऑल राइट। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चल करके बात करेंगे हेल्पलाइन। अगर किसी बच्चे को कोई भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, देन ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर, राइट। ये कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कह रहा था हेल्पलाइन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 10 AM to 5:30 PM, ठीक है। 10 AM to 5:30 PM, ठीक है। तो 10 AM से लेकर के यानी कि 1000 आवर्स से लेकर के
1500 आवर्स तक, ठीक है, 1000 आवर्स से लेकर के 1500 आवर्स तक आप जो है सो अपनी बात कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके, राइट। फोन जो है वो बैंड है, ये सारी चीज आपको पता है भाई कि चिट्टा पुर्जा लेकर के कुछ जाना नहीं है, ठीक है। तो चीटिंग वीटिंग होने का कोई सवाल नहीं है, मैल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है, लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिए जाओगे, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाओगे, राइट। चलो, यहाँ पे कह रहा है भाई अपलोड करना है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ अपलोड करने के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं, उन क्राइटेरिया को हम लोग जान लेते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझेंगे इन चीजों को, ठीक है। कह रहा है फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 10 years old। वैसे कह तो ये रहा है कि 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। लोग 3-3 महीने का पहले का फोटो भी डाल देते हैं और कहते हैं कि सर मैं 3 महीने पहले भी तो ऐसा ही दिखता था। ठीक है, डालने वाले लोग डाल लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि इट मस्ट नॉट बी मोर देन 10 days ओल्ड, राइट। चलिए, कह रहा है कि भाई नेम ऑफ द कैंडिडेट यू नीड टू इंश्योर, सुनिश्चित करो इस बात को कि भाई नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ, दैट मींस कि DOP, डेट ऑफ फोटोग्राफ was taken are clearly mentioned on the photograph। जो फोटोग्राफ है, सपोज कि ये आपका फोटोग्राफ है, ठीक है, ये आपका फोटोग्राफ है, ये आप हैं यहां पर, तो यहां पर आपका क्या मेंशन होना चाहिए, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो मान लीजिए कि आपका नाम आकाश है, तो आपका नाम यहाँ पे आकाश मेंशन होना चाहिए। और डेट ऑफ फोटोग्राफ, तो डेट ऑफ फोटोग्राफ जो है यहाँ पे आप चाहिए तो DOP लिख करके डेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना डेट ऑफ फोटोग्राफ मेंशन होना चाहिए। एंड ऑल्सो कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस, ठीक है। जो स्पेस प्रोवाइडेड है इसमें 3/4 स्पेस जो है, ठीक है, 3/4 स्पेस का क्या मतलब है कि अगर ये फोटोग्राफ है आपका तो 3/4 स्पेस जो है आपका, इसमें आपका क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ये नहीं कि पूरा पकड़ करके यहां से एकदम फोटो ले लिए, ठीक है, यहां से लेकर के फोटो ले लिए, यहां से फोटो ले लिए। फोटो जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसमें 3/4 स्पेस आपका फेस होना चाहिए एंड द रेस्ट 1/4 मस्ट इंक्लूड व्हाट, the name of the candidate, that means your name along with the date of photograph on which the photograph was taken, right। date of photograph का मतलब वही है on which the photograph was taken, right। तो इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात और याद रखिए, जिस अपीयरेंस में आपने फोटोग्राफ लिया है एग्जैक्टली वही अपीयरेंस होना चाहिए आपका थ्रू आउट द प्रोसेस, राइट। एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न भी, ठीक है, दैट मींस कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको उसी अपीयरेंस में रहना है। अगर किसी ने दाढ़ी रख रखी है, ठीक है, अगर किसी ने दाढ़ी में अगर बियर्ड में अगर किसी ने अगर फोटोग्राफ लिया है तो उसको रिटन टेस्ट में एंड जो इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें भी उसको बियर्ड रखना होगा। मुस्टेच अगर किसी ने रखा है तो मुस्टेच उसको रखना होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा है ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन द रिटन एंड इंटरव्यू personality test। same would be the case with spectacles, mustaches etc। अगर चश्मे में फोटो ले रखा है तो चश्मे में आप रिटर्न जाएंगे देने के लिए और इंटरव्यू में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट देने के लिए। मुस्टेश में अगर आपने ले रखा है तो मुस्टेश में आपको जाना होगा, राइट। दैट मींस, दैट क्लियरली मींस दैट यू नीड टू मेंटेन योर लुक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला है यहाँ पे, जो कह रहा है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर, कई बार जो लोग होते हैं ना क्लेम करते हैं, है ना, कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, ऑप्शन अवेलेबल नहीं था यहाँ पर, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा है द कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ टाइम फ्रेम ऑफ 7 days, 7 दिन का टाइम फ्रेम कमीशन जो इंट्रोड्यूस किया है फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन डेट एट 6 PM of the 7th day is fixed for the candidates to make representations to the commission on the questions asked in the question papers of the examination। जैसे अगर मान लिया जाए, सपोज करते हैं कि हमने कहा कि 10 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है, सपोज करते हैं कि हमने कहा कि 10 मई को एग्जामिनेशन होता है, सपोज मैंने कहा कि 10 मई को एग्जामिनेशन होता है। अब अगर 10 मई को एग्जामिनेशन होता है तो 11 मई से लेकर के 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 मई को शाम के 6 बजे, 6 बजे है, 6 बजे शाम के 6 बजे तक, ठीक है। तो 11 मई से लेकर के 17 मई को शाम के 6 बजे तक आप कोई भी क्लेम कर सकते हैं ऑनलाइन जो पोर्टल है यहां पर क्वेश्चन पेपर के रिप्रेजेंटेशन का, वहां पर, राइट। इसके लिए आप इस वाले
URL से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा कोई भी और दूसरा मीन एक्सेप्टेबल नहीं है, याद रखिएगा। लिखा है नो रिप्रेजेंटेशन बाय ईमेल, पोस्ट, हैंड और बाय एनी अदर मोड शैल बी एक्सेप्टेड एंड द कमीशन shall not involve into any correspondence with the candidate in this regard. No representation shall be accepted under any circumstances after this window of 7 days is over. अगर 7 दिन का ये विंडो खत्म हो गया, 18 मई को आपको अचानक से याद आता है कि भाई साहब इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन ही गलत था, कमीशन ने मुझे जो है सो यहां पर मेरे साथ जो है सो गलत हो गया, मैं क्लेम करूंगा, चैलेंज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कोई भी चीज आपकी इंटरटेन नहीं की जाएगी वंस दिस विंडो ऑफ 7 days गेट्स क्लोज्ड। ठीक है, चलो तो ये चीज है, इस बात को याद रखना है आप लोगों को। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद रखना इस बार मेंशन किया गया है क्लियरली, क्या मेंशन किया गया है, द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द CAPF AC एग्जामिनेशन हैज बीन रिवाइज कर दिया गया है। Therefore, the candidates are requested to read the notice and rules of the examination carefully। बढ़िया से एकदम नोटिस को पढ़ेंगे हम लोग, सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजों को हमको देखना है और समझना है। यहां पर बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है कि भाई द UPSC विल होल्ड अ रिटन टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन ऑन 3rd of August। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए 10 मई का डेट लिया था, बट ये दिन टैटू करवा लेना अपने दिमाग में टैटू करवा लेना, याद रखना ये दिन 3rd of August इज द डेट ऑन विच योर एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड। राइट, चलिए तो 3 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन होगा और BSF में, CRPF में, CISF में, ITBP में और सशस्त्र सीमा बल SSB में आपके लिए वैकेंसीज यहां पर ओपन हैं। ये टेबल आप देख रहे होंगे, यहां पर BSF में 24 सीट्स हैं, BSF में 24 सीट्स हैं, CRPF में 204 सीट्स हैं, CISF में 92 सीट्स हैं, ITBP में 4 सीट्स हैं, SSB में 33 सीट्स हैं। इन टोटल हमारे पास जो सीट्स हैं वो है 357। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही प्राउड फील होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक्स DIG श्री IP भाटिया सर हमारे साथ एसोसिएटेड हैं एंड ही इज द चीफ मेंटर ऑफ दिस प्रोग्राम। राइट, तो CAPF की जो प्रिपरेशन होती है, CAPF की प्रिपरेशन के लिए जो चीफ मेंटर है हमारे यहां CAPF मेंटर पे, विच इज पावर्ड बाय निम्बस डिफेंस एकेडमी, यहां पर चीफ मेंटर है एक्स BSF DIG श्री IP भाटिया सर। ठीक है, चलिए तो ये एक इंफॉर्मेशन था हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। 357 सीट्स है यहां पर इन टोटल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% सीट जो है वो क्या है, 10% वैकेंसीज जो है ऑफ द टोटल वैकेंसीज जो है वो क्या है, ये रिजर्व्ड है उनके लिए, किनके लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए यहां पर मेंशन्ड है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं, हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया ना OTR, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हमें करना है, देन वी विल प्रोसीड विद द फिलिंग अप ऑफ द फॉर्म। राइट, चलो तो द कमीशन शैल प्रोवाइड अ विंडो ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। एक चीज यहां पर ध्यान दे लेना, यहां पर क्या है, विंडो ऑफ 15 days विल बी प्रोवाइडेड टू यू from the date of declaration of result of written part of the CAPF assistant commandant examination। जिस दिन रिटन एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद 15 days का आपको एक विंडो मिलेगा। क्वालिफाइड फॉर फिजिकल, क्या कह रहा है, टू द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, वेट कितना है, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, भाई साहब तुम दौड़ पाते हो या नहीं, शॉर्ट पुट फेंक पाते हो या नहीं, ठीक है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके हम लोग देखते हैं और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे सेंटर्स हैं, आप देख लीजिए कि आप जहां कहीं भी रिसाइड कर रहे हैं वहां से नियरेस्ट सेंटर जो भी पड़ रहा है आप वहां पर यहां से मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी चंडीगढ़ में हूं तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर 8 इज द नियरेस्ट क्या, मैं यहीं पे रह रहा हूं। ठीक है, CAPF मेंटर जो कि पावर्ड बाय है निम्बस डिफेंस एकेडमी। निम्बस डिफेंस एकेडमी का जो हेडक्वार्टर है वो बेस्ड है चंडीगढ़ में ही, सेक्टर 34A में। ठीक है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो यू कैन कम एट आवर ऑफलाइन सेंटर्स, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो आप निम्बस डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके वहां से भी आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं विद पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एंड
जस्ट रिमेंबर कि जो आपकी जो भी ट्रेनिंग होने वाली है उसकी मेंटरशिप है बीएसएफ के एक्स डीआईजी हमारे श्री आईपी भाटिया सर, तो उनके निगरानी में आप सारी चीजों को जो है वो अवेल करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो सेंटर डिक्लेरेशन के बाद मैं आगे चलूंगा और मैं आपको आगे बताऊं यहां पर ओबीसी कैंडिडेट्स जो हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है, रिजर्वेशन को अवेल करने के लिए, है ना। नॉन क्रीमी लेयर के होने चाहिए, इस बात को याद रखिए। क्रीमी लेयर वालों को यहां पर रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है, राइट। बेस्ड ऑन द इनकम फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24, 22-23, 21-22, ठीक है, तो ये आपको दिया हो जाना चाहिए इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2024, यानी कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए या फिर 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 और 4, इसके कंप्लीशन के बाद वाला, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। मतलब जो 25 मार्च का विंडो है ना, तो 1/4/2024 से लेकर के 25 मार्च 2025, इसके बीच का आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा? इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन कौन से साल का? 23-24, 22-23, 21-22 का, राइट। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और सीएपीएफ में यहां पर जो रिलैक्सेशन ओबीसी कैंडिडेट्स को दी जाती है वो केवल उन्हीं को जो बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर वालों को नहीं दी जाती है, राइट। इस बात को भी आप कंसीडर करके चलेंगे। नेक्स्ट, प्रोसीडिंग फर्दर, आगे चले हम, तो आगे चल करके हम बात करेंगे यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए भाई, ये बात आपको पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट इन सीएपीएफ्स, राइट। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, बिना किसी डाउट के। अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अटैच कर दूंगा फाइल में, आप वहां से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। कह रहा है कि मस्ट हैव अटेंड 20 इयर्स ऑफ एज, 20 साल का तो होना ही चाहिए, ठीक है, एंड 25 इयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 25 साल से एक घंटे 1 सेकंड ज्यादा नहीं, ठीक है, और 20 साल से 1 सेकंड कम नहीं, ठीक है। तो कह रहा है भाई कि 1 अगस्त 2025, जी हां, ये डेट भी याद रखिएगा, 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 20 साल से अधिक, 25 साल से कम ये होनी चाहिए, राइट। अपर एज लिमिट, अच्छा यहां पे डेट भी दे दिया है, मेंशन कर दिया है भाई कि ही और शी मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 2000, यानी कि 2 अगस्त 2000 के पहले के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। इसके पहले के जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो इसके पहले वाले जो होंगे ये एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब ये यहां पर जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। एलिजिबल तो नहीं बोलना चाहिए हमें, एलिजिबल का मतलब होता है जिस चीज को हम क्लियरली सही तरीके से पढ़ ना पाए, ठीक है। चलिए, फिलहाल यहां पर हम आते हैं, ये अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ये पता है आपको। मैक्सिमम ऑफ 3 इयर्स जो है वो दिया जाएगा किनको? ओबीसी वालों को दिया जाएगा। एंड मेक श्योर कि आप नॉन क्रीमी लेयर का जो है वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। कह रहे अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कोई अगर एसएससी सीजीएल में अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, अगर उसको जाना है तो उसकी बात हो रही है कि 5 साल का रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा इन अकॉर्डिंग्स विद द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स सर्विसमैन जो है उनके बारे में 10% सीट तो पहले से आरक्षित है, यानी कि हमारे पास कितना है 357, तो 357 में से 30.5.7 यानी कि 35 सीट्स आप मान लीजिए कि रिजर्व्ड है एक्स सर्विसमैन के लिए, राइट। कह रहा है एक्स सर्विसमैन विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर दिस रिलैक्सेशन 5 साल का उनको भी मिलेगा एक्स सर्विसमैन को। However, the total relaxation claimed on account of government service will be limited to 5 years. 5 साल से ज्यादा किसी को भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है, 5 साल, 5 years is the maximum limit, right? चलो, जो कि दिया जा रहा है एससी एसटी कैटेगरी वाले को, और दिया जा रहा है किनको? जो सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स कह रहे हैं, जो सर्वेंट्स होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे सिविलियन में, उनको दिया जाएगा। एंड along with them this relaxation will be given to the ex servicemen all, right? चलो, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े
इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ये है भाई मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बैचलर्स आपका होना चाहिए, 10+2+3 या फिर 10+2+4। 4 कौन हो जाएंगे भाई, जो बीटेक वाले होंगे वो 4 हो जाएंगे, 3 कौन होगा, जो जनरल ग्रेजुएशन करता है वो 3 हो जाएगा, राइट। तो ये आपके पास होना चाहिए। रेप्यूटेड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज कहने का मतलब क्या है कि जो कि इनकॉर्पोरेटेड है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटर के एक्ट के अंतर्गत, जो यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड है उसके थ्रू आपका जो है सो पढ़ाई लिखाई हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन, राइट। चलो इसके बाद हम आगे चलें, फी की बात हो रही है तो कह रहा है कि कैंडिडेट्स एक्सेप्टिंग, ध्यान से सुनिएगा, एक्सेप्टिंग फीमेल यानी कि महिलाओं को छोड़ करके, एससी को एसटी को छोड़ करके, हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि फीमेल्स को और एससी एसटी कैटेगरीज के जो हमारे भाई बंधु हैं इन लोगों को फी से एग्जेम्प्ट किया गया है, इनको पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री हो जाएगा। किन के लिए फ्री हो जाएगा, फीमेल्स के लिए फ्री हो जाएगा, एंड देन पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी, इनके लिए फ्री हो जाएगा, 200 रुपए नहीं लगेगा। बाद बाकी लोगों को कितना लगेगा, 200 रुपीज बाद बाकी लोगों को पेएबल है, राइट। अब ये पेमेंट जो है वो आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन करते हैं देन मेक श्योर कि आपका पेमेंट जो है वो कहां है, 24 मार्च तक हो जाना चाहिए। इनकेस अगर आप पे बाई कैश अगर आप करते हैं तो 24 मार्च को आपका पेमेंट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आपका 25 मार्च जो कि लास्ट डेट है ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उस दिन आपका सबमिट हो जाए एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो बस हाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, शाम के 6 बजे याद रखना है। लेकिन यहां पे ये नहीं बोलेंगे देर आए दुरुस्त आए, आई बात समझ में, ठीक है। यहां पे ये नहीं बोलेंगे कि देर आए दुरुस्त आए, यहां पे बोलेंगे जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया, ठीक है। तो इसलिए जगे रहिए, पहले जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अवॉइड द लास्ट मिनट रश, ठीक है। तो 25/3/2025 को शाम के 6 बजे के पहले आपका ऑनलाइन पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन है सर, और किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बात करना है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर कैसे हो सकता है, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने कर लिया है पहले ही, राइट। किन किन चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, किन किन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इन सारी चीजों का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। विड्रॉवल की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ऑफिसर बनना, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, ये रहा कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई, ऑल कम्युनिकेशन टू द कमीशन शुड इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अगर आपको कमीशन से किसी तरह कोई कम्युनिकेशन बनाना है देन योर कम्युनिकेशन मस्ट कंटेन नेम एंड ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको नाम और ईयर मेंशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी मेंशन करना होगा, रोल नंबर मेंशन करना होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन फुल एंड इन ब्लॉक लेटर्स, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस एज गिवन इन द एप्लीकेशन एंड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। ये सारी चीजों को मेंशन करके आपको कॉरेस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है कमीशन से, अगर आपको कोई एज एंड इफ रिक्वायर्ड, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि सबसे ज्यादा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। आइए तो बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन 3 अगस्त को आपका होना है, ये तो पहले से ही तय है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। योर एग्जामिनेशन विल कंप्राइज 2 पेपर्स। पहला पेपर 1 जो है वो होगा कितने बजे से, 10 AM से 12 नून तक होगा, याद रखेंगे आप। एंड द पेपर 2 विल बी हेल्ड फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, ठीक है। यानी कि जो आपका पेपर 1 है, ध्यान से सुनना मेरी बात, 10 से 12 हो रहा है, दैट मींस यू विल बी गेटिंग 120 मिनट्स, राइट। 120 मिनट मिलेगा आपको, 2 घंटे का विंडो है, और यहां पर यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 180 मिनट्स, दैट मींस 3 घंटे का विंडो आपके पास यहां पे है। पेपर 1 विल कंप्राइज, पेपर 1 में क्या होगा, पेपर 1 जिसका नाम है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स, 250 मार्क्स का होने वाला है। द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और इंग्लिश और हिंदी में होगा क्वेश्चन पेपर, राइट। एज फार एज आवर पेपर 2 इज कंसर्न्ड, जिसकी एक्सपर्टीज है श्री आईपी भाटिया सर के पास, जो कि एक्स डीआईजी हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, जो कि हमारे साथ सीएपीएफ मेंटर के हमारे इस प्रोग्राम में एसोसिएटेड हैं। एंड दिस सीएपीएफ मेंटर प्रोग्राम इज पावर्ड बाय निम्बस डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया रहेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो पेपर 2 है
पेपर 2 में जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 200 मार्क्स कैरी करता है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। कह रहा है कि द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द एसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। कह रहा है बट द मीडियम ऑफ प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स एंड अदर कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी इंग्लिश ओनली। प्रेसी राइटिंग का और कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स और भी जो चीजें हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है, ये सारी चीजें जो है वो विल बी ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तीन बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग चलेंगे आगे, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। लेट्स डिस्कस मेल और फीमेल के बारे में। अलग अलग यहां पे कॉलम में मेंशन किया गया है। 100 मीटर्स का रेस होगा, 16 सेकेंड्स मेल के लिए दिया गया है एंड 18 सेकेंड्स फॉर फीमेल। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई फीमेल को ज्यादा क्यों दिया जा रहा है, राइट। इंड्योरेंस मैटर करता है। आप क्रिकेट भी अगर देखते होंगे तो देखते होंगे कि जो फीमेल का ग्राउंड होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, राइट। तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। यू हैव टू बी फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज अ सोल्जर इज जस्ट अ सोल्जर। वहां पे कोई मेल और फीमेल नहीं होता है, राइट। चलिए, तो 100 मीटर का रेस है, ये मेल फीमेल के लिए है। टाइम सेकंड, 2 सेकंड का वेरिएंस है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। 800 मीटर रेस है यहाँ पे, 3 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स आर गिवन टू मेल्स, whereas 4 minutes 45 seconds are given to the female candidates, right? लॉन्ग जंप मेल के लिए है 3.5 मीटर्स का लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेंगे उसके लिए, और फीमेल्स के लिए है 3 मीटर का लॉन्ग जंप, राइट। शॉर्ट पुट जो है वो मेल के लिए है, एंड शॉर्ट पुट विल बी ऑफ 7.26 kgs। एक बड़े सा बॉल होता है वो, ठीक है, उसको फेंकना होता है। 4.5 मीटर्स तक फेंकना है आपको, 3 चांस मिलेंगे आपको फेंकने के लिए, एंड द फीमेल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ऑल राइट, देन अगर ये सारी चीजें आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन प्रोसीडिंग फर्दर हमारे पास आएगा इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। तो पर्सनालिटी ये हमारा कैरी करेगा कितना, 150 मार्क्स। 150 मार्क्स का कैरी करेगा, और अगर ये सारी चीजों में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, देन आपका होगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स टेस्ट। ऑल राइट, तो ये सारी चीजें होंगी। फिर इसके बाद बात कर ले थोड़ी सी सिलेबस के बारे में। तो जनरल एबिलिटी एंड पेपर 1 के बारे में बात करें तो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस है, रीजनिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या है भाई, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब मैथ्स, जनरली हम कहते हैं क्या, मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर और रीजनिंग का पेपर। जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में हमारे पास क्या है भाई, साइंटिफिक टेम्पर कॉम्प्रिहेंशन और जनरल साइंस, जिसको हम कहते हैं जनरल साइंस। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जिसको करंट अफेयर्स बोलते हैं, वो है हमारे पास। ब्रॉड एरियाज कवर करेगा। देखिए ध्यान से देखिए, लोग कहते हैं कि सर करंट अफेयर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्लियरली मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ब्रॉड एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं वो सुनो। लोग कहते हैं कि सर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ दिया, पता नहीं कहां से, समझ में नहीं आ रहा। बेटा वो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स का है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पे नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस है किस चीज का, इन द ब्रॉड एरियाज ऑफ कल्चर, म्यूजिक, आर्ट्स, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इश्यूज, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरप्ले अमंग नेशंस। यानी कि इंटर रिलेशन, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस जो होता है, देश का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके बारे में बात हो रही है। देन मूविंग अहेड वी हैव इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो जनरल टर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग द इट्स इंडिकेटर्स। अब ये लोग भूल जाएंगे इंडिकेटर्स वाली बात और कहेंगे पता नहीं क्वेश्चन कहां से आ गया। देन कमिंग फॉरवर्ड वी हैव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से जो भी है नेशनलिज्म, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट, इससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन वी हैव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, द मोस्ट ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, ठीक है। The question shall cover the physical, social, economic aspects of geography pertaining to India and the world। फिर इसके बाद हमारे पास पेपर 2 में जनरल स्टडीज, एशियन कॉम्प्रिहेंशन है। तो कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस which are to be answered in long narrative form either in हिंदी एंड इंग्लिश, और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हो as far as your essay is concerned, बट मैं कहूंगा कि प्रेफर करो किस चीज को, इंग्लिश को। क्यों? क्योंकि जो इसके आगे के पार्ट्स हैं वो भी तो इंग्लिश में ही लिखना है। प्रेसी राइटिंग यू हैव टू राइट इट इन इंग्लिश ओनली। अदर कॉम्प्रिहेंशन कंपोनेंट्स सच एज रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल, ये सारी चीजें किसमें हैं, ओनली इन इंग्लिश, राइट। सो फॉर दैट वेरी रीजन प्रेफर टू राइट द comprehension essay in English only, right?
फिर इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म है इंग्लिश ऐसे कितने मार्क्स का आएगा 80 मार्क्स का। इंडिकेटिव टॉपिक्स ये भी मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, ध्यान से पढ़ोगे सारी चीजें मिलेंगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेसिफिकली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स इश्यूज एंड एनालिटिकल एबिलिटी, सारी चीजें मेंशन्ड है। पार्ट बी ऑफ पेपर 2 कंप्राइजेस comprehension, precis writing and communication language skills which is to be attempted in English only. It is mentioned, beta clearly mentioned that it is to be written in English only, which comprises 120 marks. ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, इसके बाद यहां पे कह रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये मेंशन्ड है, पहले ही मैंने बता दिया है आपको कि भाई 5th ऑफ मार्च से 25th ऑफ मार्च तक का इसका विंडो ओपन है, तो आप इस विंडो पर आप कर लेंगे अपना सारा, इस विंडो के अकॉर्डिंग जो है सो आप सारी चीजों को मेंशन कर लेंगे। यहां पर मेंशन है भाई साहब क्या 0.33 ऑफ द मार्क्स, 0.33 ऑफ द मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर हैज बीन कैंडिडेट 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन, मतलब किसी एक क्वेश्चन को जितना मार्क्स दिया गया है उस मार्क्स का 1/3 डिडक्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा, जितना मार्क्स एक क्वेश्चन को असाइन किया गया होगा, अगर एक क्वेश्चन को 1 मार्क असाइन किया गया है तो 0.33 डिडक्ट हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स असाइन किया गया है तो 0.66 डिडक्ट हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन को 3 मार्क असाइन किया गया है तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो पेनलाइजेशन जो है वो है 1/3 का। ठीक है, ऑल राइट, तो ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा मैं अभी आपको बताता हूं, चलिए, एक नंबर है, इस नंबर को आप यहां पर याद कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इस नंबर को 7814704629। ठीक है, ये मेरी टीम का नंबर है, आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पे कॉल करके CAPF असिस्टेंट कमांडेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी होती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप इस नंबर पे कनेक्ट करके हमारे तक रीच आउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट्स ऑल फॉर फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं आपके उस क्वेरी का जवाब दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग अपने क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।